अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ये ब्लड फंक्शन क्या करता है, तो इसके कुछ मेन फंक्शन मैंने लिखे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन ब्लड का होता है अ मेंटेन होम्योस्टेसिस। क्या लगता है, बहुत बहुत डिफिकल्ट शब्द लग रहा है होम्योस्टेसिस? नहीं, वेरी इजी। मैं बताता हूँ। मेंटेन होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि ब्लड जो रहता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है। होम्योस्टेसिस होता क्या है, तो हम देखते हैं कि कितनी भी ठंड पड़ जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 98.8 डिग्री ही होता है। भले ही बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, जीरो माइनस जीरो भी क्यों ना हो, तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। क्यों? इसे ही हम होम्योस्टेसिस कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 98.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कांस्टेंट रहना, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए न्यूट्रिएंट्स। ब्लड का एक और मेन काम और है कि यह न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। कैसे? जब हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें खाते हैं, फल फ्रूट खाए, कुछ भी खाए, तो हमारे मुंह का काम क्या था, उसको कट करके अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हमारे डाइजेशन तक पहुंचाना। इसोफेगस द्वारा डाइजेशन तक आया, उसके बाद डाइजेशन में उसको तोड़ा, उसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ब्लड में गया तो ब्लड उसे उसकी ज़रूरत की जगहों पर लेके गया। जैसे हमारी बॉडी मसल्स, इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि ये चलती रहती हैं, इसलिए। अब अगला फंक्शन हम पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 प्लस CO2। ये क्या काम करता है, और O2 और CO2 को लाना ले जाने का काम करता है। आप देखेंगे कि आप सांस लेंगे, ऐसे सांस लेंगे तो आप सांस अंदर ले रहे हैं, अंदर आने के बाद वो लंग्स में जा रही है, लंग्स में जाने के बाद एल्वियोलाई में जा करके और ब्लड में मिल रही है। वो तो ब्लड में मिल गई ऑक्सीजन, अब उसके बाद निकली क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकली, ब्लड एल्वियोलाई ने ली, देने के बाद लंग्स को दी, और हमने वापस बाहर निकाल दी नाक के द्वारा। आप देखिएगा, सांस अंदर लेके और बाहर लेके, ये चीज़ हम करते हैं। ठीक है। अब एक और फंक्शन होता है ब्लड का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालना। तो अब हम देखते हैं, जैसे यूरिन पास आउट हम करते हैं, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसकी हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हमारा ब्लड बोलता है कि भैया ये मुझे बाहर चाहिए। हमारी बॉडी बोलती है ये चीज़ें मेरे को अंदर चाहिए नहीं, मेरे को गंदगी पसंद नहीं है, इसलिए ब्लड क्या करता है, वो यूरिन वगैरह सब पास आउट कर देता है किडनी के द्वारा। और हम देखते हैं, जैसे हम रेड ब्लड सेल्स, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, तो जब उनका लाइफ टाइम क्या रहता है, 120 डेज तक वो जिंदा रहती हैं। तो जब मर जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है, मरने के बाद घूमती रहती है ब्लड स्ट्रीम में, वो मरने के बाद घूमती रहती हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड उन्हें पकड़ के स्प्लीन के पास ले जाता है, स्प्लीन क्या करता है, उन्हें डिकम्पोज कर देता है, मार देता है पूरी तरीके से। ठीक है। हम अगला पढ़ेंगे, हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड किससे मिलकर बना है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक ब्लड का लिक्विड पार्ट और एक ब्लड का सेल्स वाला पार्ट, जो कि जो गोल गोल बॉल्स रहती है वो। तो जो लिक्विड पार्ट है उसको तो हम बोलेंगे प्लाज्मा, और जो चीनी या चाय पत्ती या ब्लड सेल्स जिसे हम बोलेंगे, उसे बोलेंगे कार्पल्स, जिसे वो बोलेंगे ब्लड सेल्स। तो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड पार्ट है, वो तो 60% पूरी होल ब्लड का रहता है, यानी पूरी ब्लड का 60% होता है प्लाज्मा, और 40% होता है ब्लड सेल्स। ठीक है। अब आप चीनी वगैरह सब भूल जाइए, आप अब याद रखिए ब्लड सेल्स। ठीक है। प्लाज्मा कितना हो गया, 60%, और बचा कुचा 40% क्या हो गया, ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का प्लाज्मा, जब आप देखिए कभी हम ब्लड का सैंपल देते हैं तो वो लेबोरेटरी में एक वॉइल द्वारा उसमें रखते हैं, तो रखने के बाद वो क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से उसको हम गुजारेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ये होती है कि उसको एक मशीन में रखते हैं, जो मशीन उसे गोल गोल घुमाते हैं, जिससे क्या होता है, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ब्लड का प्लाज्मा जो है वो ऊपर आ जाता है, और उसका ब्लड का सीरम है वो भी ऊपर आ जाता है। किसके? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है लैब में, उसकी वजह से। तो अब हम ब्लड के प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। अगर ब्लड के प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बोसिन, इनको हम अलग कर देंगे, तो ब्लड का जो कलर है वो हल्का येलोइश हो जाएगा। किसके कारण? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के कारण। अब हमने प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को अलग कर दिया, तो जो बचता है उसे हम सीरम कहते हैं, और जो डेंगू मलेरिया जो भी बीमारी की जांचें करते हैं वो ब्लड के सीरम से हम करते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कार्पल्स। कार्पल्स या ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स हमारी ब्लड में तीन तरह की होती हैं। पहली होती है रेड ब्लड सेल। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में भी आ सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये तो वैसे भी जनरल नॉलेज आना चाहिए। आप लैब में भी जाएंगे तो हम करते हैं ना WBC, या कुछ अलग अलग टेस्ट होते हैं ब्लड से रिलेटेड।
ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहली जो सेल्स आती है रेड ब्लड सेल्स। मैंने आपको बताया था आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी की कमी होगी, और आरबीसी की कमी होगी तो ब्लड की कमी होगी। यही मेन सेल्स है ब्लड को बनाए रखने में, यही मेन सेल्स है। हीमोग्लोबिन इस हीमोग्लोबिन से मिलकर ये बनती है, और इसका केमिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम होता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स कभी हम और डीप में इसको लेके जाऊंगा तो उसमें भी हम पढ़ेंगे, उसमें किस तरीके से ये एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कैसे बनते हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आरबीसी के बारे में जान लिया हमने। एरिथ्रोसाइट इसका बायोलॉजिकल नेम है 5 मिलियन, मिलियंस में हमारी बॉडी में ये ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। 120 डेज इनका जीवन काल होता है। बढ़ते हैं हम अगली सेल्स की तरफ जो कि डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। याद रखिएगा मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है, अब इतना तो जज कर ही सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल का केमिकल नेम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकेमिया, याद रखिए ल्यूकेमिया कैंसर को भी बोलते हैं हम, जिससे क्या होता है वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाने के कारण जो हमारा कैंसर का, ये क्या करती हैं खुद ही के ऑर्गन को खुद ही खाने लगती हैं, जैसे हार्ट हो गया वगैरह, ये सब इसे हम कैंसर भी बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है 10,000। कितने दिन तक ये जिंदा रह सकती है 4 दिन, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। एक तो जो हमारे लग जाती है, जो फिर उसके बाद फिर वो घाव बढ़ जाता है, तो उसमें प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एनर्जी के मामले में भी है, मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा, डीपली पढ़ाऊँगा। अभी सब इतना ध्यान रखिए कि प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। प्लेटलेट्स इसका बायोलॉजिकल नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 लाख की मात्रा होती है हमारी ब्लड में। और कितने दिन तक जिंदा रहते हैं? 7 डेज। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपके मन में क्वेश्चन होगी, मान लो आरबीसी मर गई, डब्ल्यूबीसी मर गई और प्लेटलेट्स भी मर गए, क्योंकि इसका 120 डेज का 4 डेज कभी ना कभी तो तीनों मरेंगे इसी। उसके बाद ब्लड का क्या होता है? तो भैया ब्लड का प्लाज्मा अभी जिंदा है, ब्लड का प्लाज्मा अभी जिंदा है। फिर क्या करता है? वापस जो बोन मेरा है वापस ब्लड सेल्स डेवलप करता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह जो भी है सब वापस बनती हैं धीरे धीरे, और फिर हमारा लाइफ साइकिल इसी तरीके से चलता रहता है। इस बात की हमें कोई भनक नहीं होती, बिल्कुल भी हमें पता नहीं चलता। और इतनी कितनी ही एक्शन है हमारी बॉडी में जो अभी चल रही होगी और आने वाले टाइम में चलती रहेंगी, हमें इस बात का कोई पता नहीं होता। मैं ब्लड के 2 पार्ट बनाऊंगा, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ाया है। सेकेंड पार्ट में हम इन 3 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डीप में जानेंगे। उसके बाद हम आयरन, और उसके बाद हम जानेंगे कि ब्लड की कमी के कारण क्या क्या डिसीज़ हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सब हम जानेंगे। उसके बाद हम हार्ट की डिसीज़ भी जानेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ब्लड के बारे में बताया, उसके बाद फिर हम हार्ट भी आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अच्छे से आपको समझ में आई होंगी, सब कुछ दिखा होगा सही से। और जो भी मुझसे गलती हुई हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में आपको जैसे कि बताता हूँ, हर वीडियो में मेरा ऑन होता है, तो आप जो भी आपका सजेशन है वो दीजिए, ताकि मैं अपना जो भी सिस्टम है, जो भी मैं बनाता हूँ, उसमें कुछ और सुधार की ज़रूरत है तो वो मैं कर सकूँ। और हाँ, मेन बात कि आप सब्सक्राइब करिए, जो भी नई ऑडियंस मेरी वीडियो देखती हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली वीडियो डालता रहूँगा, जिससे आपको मदद मिलेगी। और धीरे धीरे मैं नोट्स भी बना रहा हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में इतना कुछ लिखा नहीं था, लेकिन अभी फिर मैं धीरे धीरे नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर।